इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की बात करते हैं सर, आप आर्किटेक्ट थे उसके। India against corruption. Anna Hazare's India Against Corruption movement had the government seriously worried. एक एंटी करप्शन मूवमेंट की ज़रूरत थी, एक लोकपाल की ज़रूरत थी इस देश को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये जो फ़ायदा इन्होंने उठा लिया भाजपा और आरएसएस ने, जिसकी वजह से ये लोग सत्ता में आ गए, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ गलती हुई सर? मूवमेंट चलाने में भी कोई गलती नहीं थी, पार्टी बनाने में भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बाद में ये देखा कि भाई अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ सत्ता ही चाहता था कि जल्दी से सत्ता मिल जाए और उसके आधार पर वो। उमर खालिद के पूरे केस को आप कैसे देखते हैं? शर्जिल इमाम, उमर खालिद दोनों के। उमर खालिद के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। आपने शर्जिल इमाम का वीडियो देखा है? हाँ, देखा उसमें गलती नजर आती है। 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि हम चिकन नेक को काट ही देंगे, तो ये कैसे तय होगा कि वो अपराध की, बड़े अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? नहीं, वो तो ठीक है, कोई लोग बढ़ चढ़ कर कुछ बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कह चुका है। गवर्नमेंट का सिंबल इस्तेमाल करके बनाया हुआ कोई भी पीएसयू से चंदा लेने वाला कोई भी फंड, आपके हिसाब से ये क्या है? क्या ये एक और स्कैम है? अगर आप छुपा रहे हैं तो उस पर यही मायने निकालना चाहिए कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के ऐशो आराम के लिए वो पैसा खर्च किया जा रहा है। क्या सर सत्ता पे काबिज रहने के लिए आप देश का नागरिकों का सौदा कर सकते हैं? कर तो बिल्कुल भी नहीं सकते, ये तो सबसे बड़ा देशद्रोह है जो मोदी ने किया है। तो सर लोकतंत्र में से अब लोग कहाँ हैं? ऐसे देश का भविष्य क्या होगा सर? ऐसा देश इन्होंने बना दिया जिस पर आज लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंसते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के संसद में आने से डर कैसे हो सकता है? कहते हैं कि महिला सांसद जो है कांग्रेस की, उनको काट लेंगे। और 2047 तक भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत बनाने 2047 तक तो अगले 6-7 साल में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आएगी जो कि पूरी दुनिया पर कब्जा करेगी। ओके सर, यानी कि ये जो जॉब्स को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के जो डर फैला है, 90% जॉब जो हैं अगले 4 साल के अंदर ख़त्म होने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। अगर आप जज बनते और कुछ ऐसे फैसले, ऐसे कानून बनाते तो देश के लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होता। मैं तो अपने आप को एक एक्टिविस्ट मानता हूँ, एक एक्टिविस्ट लॉयर जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ। 80 के दशक के अंत में आपने एडवोकेसी नहीं की, बल्कि आपने सिस्टम को चैलेंज किया और आपने बोफोर्स स्कैम से संबंधित डॉक्यूमेंट पब्लिश किए। देखिए, बोफोर्स में घूस ली गई, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी पर क्या विचार है सर? आपको तो उनके परिवार का, खासकर कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। मोदी ने और भाजपा ने जो इस देश का बेड़ा गर्क किया है, जितना नुकसान इस देश को पहुंचाया है, उसके सामने कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था वो बहुत छोटा दिखाई देने लगता। राहुल गांधी को बहुत दमदार और हौसले वाला आदमी समझता हूँ। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे हैं। ये मेरा शो पीपल्स अफेयर है। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत भूषण जी हमारे शो में। थैंक यू सर, पहला सवाल मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि आपके पिता कानून मंत्री रहे भारत के, मोरारजी देसाई की सरकार में रहे, बड़े वकील रहे, आप कानूनी परिवार से आते हैं। 2009 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें भारत के 74वें सबसे मजबूत लोगों की श्रेणी में आपको और आपके पिताजी को रखा गया था। आप चाहते तो भारत के जज भी बन सकते थे, लेकिन आपने हमेशा संघर्ष का रास्ता अपनाया। आपने कोर्ट में जजों के बनने और प्रक्रियाओं को लेकर के हमेशा सवाल उठाया। क्या आपको नहीं लगता सर कि अगर आप जज बनते और कुछ ऐसे फैसले, ऐसे कानून बनाते तो देश के लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होता, इसके इतर कि आप एक एक्टिविस्ट वकील बने? और ऐसा रास्ता क्यों चुना सर? नहीं, पहली बात तो मुझे जज कोई नहीं बनाता। क्यों सर? जज बनाने का तो जिम्मा
या तो कोलिजियम के पास होता है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं, या फिर सरकार के पास होता है थोड़ा सा। तो मेरी तो खैर शुरू से ऐसी व्यूज़ रही हैं और मैं बहुत आउटस्पोकन रहा हूँ जुडिशल करप्शन के ख़िलाफ़ भी, सरकारी करप्शन के ख़िलाफ़ भी, सरकार में जो गड़बड़ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी, जुडिशरी में जो गड़बड़ हो रही है उसके ख़िलाफ़ भी। तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट ऐसे लोगों को नहीं चाहती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जज बनने में तो आप बहुत कंस्ट्रेंड हो जाते हैं, क्योंकि आप वही केस तय कर सकते हैं जो आपको दिए जाएं, और आपको कौन से केस दिए जाएंगे वो चीफ जस्टिस तय करता है। और उसमें भी आप फैसला तो दे सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, मुनासिब लगता है, लेकिन आप उस पर खुलकर बोल नहीं सकते, क्योंकि जो जज फैसला देता है उस पर फिर बोलना उसके लिए ठीक नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैं तो अपने आप को एक एक्टिविस्ट मानता हूँ, एक एक्टिविस्ट लॉयर जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ। और मेरे इंटरेस्ट बहुत वाइड हैं, बहुत सारे इश्यूज़ में हैं, हर तरह के इश्यूज़ में, चाहे वो कोर्ट में हों इश्यूज़, चाहे कोर्ट के बाहर हों इश्यूज़। तो मैं तो अपनी आवाज़ को यूज़ करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, जो जस्ट लगता है, जो फेयर लगता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है, उसके लिए। अगर मैं जज बनता तो मैं इतने ज़्यादा व्यापक इश्यूज से नहीं एंगेज कर पाता, और ना ही इतना कुछ कह पाता या कर पाता जो आज मैं कह पाता हूँ और कर पाता हूँ। इसलिए 80 के दशक के अंत में आपने एडवोकेसी नहीं की, बल्कि आपने सिस्टम को चैलेंज किया और आपने बोफर्स स्कैम से संबंधित डॉक्यूमेंट पब्लिश किए, जब सरकार उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी मजबूत लोगों के खिलाफ और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ। FIR भी दर्ज कराई आपने। मैं उस दौर को समझना चाहता हूँ कि क्या सब चल रहा था सर, और ऐसे डिसीजन लेना क्यों ज़रूरी लगता था एक युवा वकील के लिए? देखिए, बोफोर्स में घूस ली गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो घूस उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा इशू बन गया, लेकिन आज के हिसाब से वो तो बहुत छोटा इशू होता, क्योंकि वो घूस थी कुल मिला के 64 करोड़ की। 64 करोड़ के कमीशंस दिए गए 1600 करोड़ की डील में। आज तो हम देख रहे हैं कि जैसे राफेल की डील हुई, 60,000 करोड़ की डील, और उसमें 30,000 करोड़ के एक तरह से कमीशंस ही हैं, आधे जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट जो अनिल अंबानी को दिए गए। या अब जो नई डील हो रही है 114 हवाई जहाज़ों की राफेल की, जो कहते हैं 3.25 लाख करोड़, इसमें कितनी बेईमानी होगी आप सोच सकते हैं। मतलब कहाँ 64 करोड़ और कहाँ 30,000 करोड़। अब तो वो ज़माना ही बिल्कुल फ़र्क हो गया है। अब करप्शन का स्केल बिल्कुल फ़र्क ही हो गया है। अब तो हज़ारों करोड़ से कम में बात ही नहीं होती। अनिल अंबानी ने अकेले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का गबन कर दिया बैंक्स से पैसा ले लेके। अगर आप इस सरकार की योजना ही ले लें, जो अभी हाल में CAG ने 2-3 रिपोर्ट दी हैं कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हुए उसमें 95% बोगस बेनिफिशरीज थे, 95%। पर तो, सर ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे कि आप अनिल अंबानी की बात कर रहे हैं, राफेल डील की बात कर रहे हैं, उस समय जब आप इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच था कि आप लड़ लिए प्रधानमंत्री से डायरेक्ट, और आज क्या हो रहा है? ये आज एक तो ये हो रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस एक तरह से सरकार के कंट्रोल में, कब्जे में आ गए हैं। तो चाहे आप इनकम टैक्स को लीजिए, चाहे CBI को लीजिए, चाहे ED को लीजिए, उसका रिजल्ट ये है कि घोटाले पर घोटाले होए चले जा रहे हैं। रोज़ घोटाले निकल कर आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं, लेकिन ना तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया को इशू बनाती है, ना उस पर CBI कुछ काम करती है, ना उस पर ED कुछ काम करती है, ना CAG की रिपोर्ट्स भी बहुत कम
केसेस में आई हैं। और घोटाले तो बहुत हो रहे हैं। पीएम केयर्स फंड ही पूरा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरा घोटाला था, उसमें सारी के सारी घूस ली गई। भाजपा ने जितने लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए, भाजपा के सारी पार्टियों ने सारा के सारा पैसा करीब करीब घूस के तौर पर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या ईडी सीबीआई को अपने गर्दन से हटाने के लिए या फिर सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बेचते रहने के लिए, सब कुछ घूस के तौर पर दिया गया। मतलब पूरी घूसखोरी चल रही थी। तो अब तो पूरे देश की इकोनॉमी ही अब पूरे घूस पर चल रही है, और इसीलिए कोई इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि यहाँ पर कितना करप्ट एनवायरनमेंट है। यहाँ पर कोई काम घूस के बगैर होता ही नहीं है। तो आप सर जब कह रहे हैं लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के विरोध भी करते रहे हैं आप, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला भी बताते हैं आप, मैंने कई बार आपके। नहीं, सबसे बड़ा घोटाला मैं नहीं कहता हूँ। घोटाले तो बहुत बड़े बड़े हुए। अकेले अनिल अंबानी ने ही 1 लाख करोड़ का घोटाला कर लिया। ऐसे कई कंपनियां हैं। आजकल बैंकरप्सी के नाम पर खूब घोटाले चल रहे हैं। जिस कंपनी का 50,000 करोड़ का ड्यू है बैंक्स वगैरह को, वो 500 करोड़ 1000 करोड़ में बेच दी जा रही हैं विदाउट फ्री ऑफ ऑल डेट। तो घोटाले तो अब बेइंतहा हो गए हैं। हमें ये भी देखने को मिला कि जिन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई के रेड पड़े, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल फंड आया और फिर बाद में उन पर सारे जो मुकदमे थे वो ख़त्म कर दिए गए। हाँ, जैसे औरबिंदो फार्मा वाला एक केस था जो कि दिल्ली लिकर स्कैम में इन्वॉल्व थे। उन्होंने भी यही किया। उनके खिलाफ ये केस चल रहा था, उन्होंने फिर पैसे दे दिए भाजपा को, काफ़ी सारे पैसे दे दिए और केस बंद कर दिया गया। तो सर आपको ये जबरन वसूली का मामला नहीं लगता है? हाँ, जबरन वसूली का ही है। तो ये परिस्थितियां सर आपको क्या नज़र आता है कि कब तक भारत में ऐसे देखने को मिलता रहेगा? क्या इस पे कोई रूल रेगुलेशन बनाया जा सकता है कानूनी तरीके से? देखिए, हम लोगों ने कोशिश करी थी कि एक लोकपाल बने जो कि इंडिपेंडेंट हो सरकार से, जो इस बड़े स्तरीय भ्रष्टाचार की जांच करे, लेकिन इन्होंने लोकपाल भी एकदम सड़ा गला बना दिया। पहले तो 5 साल तक तो लोकपाल बनने ही नहीं दिया। फिर जब हम लोगों ने बार बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी तो इन्होंने लोकपाल बनाया, लेकिन उस सिलेक्शन में ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बाहर रखा गया। खुद ही इन लोगों ने आपस में बैठ के चूज कर लिया और लगातार इस तरह के आदमियों को लोकपाल बनाया है जो कि बिल्कुल सरकारी लोग हैं, जो कि सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं करने वाले, और छुटपुट मतलब अपनी सैलरी ले रहे हैं, मकान बंगला वगैरह मिला हुआ है, गाड़ियां खरीद ली हैं, BMW खरीद ली 60-60 लाख की या 80-80 लाख की। इन लोगों ने अपना ऐश कर रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे। तो अनफॉर्चुनेटली सारी एजेंसीज को ना इन्होंने बिल्कुल कबाड़ा बना दिया है इस सरकार ने। सो इस वजह से भ्रष्टाचार पर ट्रैक्शन हो ही नहीं पा रहा। और क्या ये पॉसिबल है सर? क्योंकि 2012 में जब अना आंदोलन हुआ तो उसका एक मोटिव था कि जन लोकपाल बिल लेकर के आना है, बड़े पैमाने पर हुआ। उसके बाद आप लोग पार्टी बनाए, तमाम चीज़ें हुई। मैं अभी फ़िलहाल उस पार्टी पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अगर ऐसा होता है, लोकपाल बनता है, बावजूद आपका देश, आपका नागरिक भ्रष्टाचार से जूझ रहा होता है, तो ऐसे देश का भविष्य क्या होगा सर? भविष्य तो हम देख ही रहे हैं। हर पैमाने पर हिंदुस्तान गिरता चला जा रहा है। चाहे आप कोई भी इंडेक्स देख लीजिए, चाहे आप डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं उसको देख लीजिए, चाहे आप करप्शन इंडेक्स देख लीजिए, चाहे आप एनवायरनमेंटल इंडेक्स देख लीजिए, चाहे आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, चाहे आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लीजिए, हर इंडेक्स पर हिंदुस्तान गिरता ही चला जा रहा है दुनिया के कंपैरिजन में। मतलब ऐसा देश इन्होंने बना दिया जिस पर आज लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंसते हैं। ये लोग विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं,
लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं हमारे प्रधानमंत्री पर हंसते हैं। ये ऐसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री है जो कि सिर्फ फोटो खिंचवाना चाहता है, जो जबरन आकर हाथ पकड़ लेता है, जबरन आकर जफ्फी डाल लेता है, जबरन लोगों का हाथ ऊपर उठा देता है, जैसे एआई समिट में देखा गया, और बस अपनी फोटो ही खिंचाना चाहता है। उसका मतलब जिसको कहते हैं फोटो जीवी, एक ऐसा फोटो जीवी प्रधानमंत्री इतने बड़े देश का बना हुआ है जिस पर लोग हंसते हैं, पूरी दुनिया हंसती है, और ये अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं। और 2047 तक भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत बनाने 2047 तक तो मुझे नहीं लगता कि 2047 तक ये दुनिया इस तरह से चल सकती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक राय है कि अगले 6-7 साल में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आएगी जो कि पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करेगी, और मेरा मानना है कि वो हम लोगों के लिए बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि वो जिस तरह से दुनिया को मैनेज करेंगे, वो जो लोग आज सत्ता में काबिज हैं, ट्रंप, मोदी जैसे लोग, उनसे बेहतर ही काम करेंगे, काफ़ी। कैसे सर, थोड़ा सा ब्रीफ करिए इसको, ये एआई कैसे होगा, क्या करेगा? तो जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है, सारे जितने एआई साइंटिस्ट हैं दुनिया में अच्छे, वो सब ये मानते हैं कि अगले 5-10 साल के अंदर ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएगी जो कि पहली बात तो हम लोगों से, ह्यूमन से बहुत सुपीरियर हो इंटेलिजेंस में। दूसरी बात, हमसे स्वतंत्र हो, ऑटोनमस हो, अपने आप ही वो तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब ऐसी सुपर इंटेलिजेंस बन जाएगी, तब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि इंसानों से पूरा कब्जा सोसाइटी के ऊपर अपना जमा सके, और जो लोग आज काबिज हैं उनको हटाकर अपना कब्जा जमा सके। मेरा ये मानना है कि वो ह्यूमैनिटी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनफैक्ट वो अच्छा ही करेंगे। इसलिए अच्छा करेंगे क्योंकि उनको भी सरवाइव करना है, और उनको ये एक साफ दिखेगा कि आज इंसानों ने दुनिया को जिस कगार पर ले आए हैं इंसान, वो कभी भी सब खत्म हो सकता है। अगर मान लीजिए परमाणु युद्ध हो जाए, विश्व युद्ध, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी खत्म हो जाएगी, डिजिटल इंटेलिजेंस। तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए, कोई भी इंटेलिजेंस पहली बात तो अपना सर्वाइवल चाहती है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए कम से कम ये खतरा तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो खतरा ख़त्म करेंगे, वो जो हमारे जितने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको अपने कब्जे में लेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद वो ये देखेंगे कि कौन लोग हैं, क्यों ये हमारा विश्व जो है ऐसे इंस्टेबिलिटी में पहुंच गया है। तो जो लोग इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जैसे ट्रंप, मोदी जैसे लोग, उनको वो लोग हटाएंगे सत्ता से, क्योंकि यही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जो हमारे विश्व को डिस्टेबलाइज कर रहा है। क्लाइमेट चेंज वगैरह सभी चीज़ों को इनको सत्ता से हटाएंगे, और वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहेंगे। तो इसमें डर भी तो हो सकता है ना सर? नहीं, हो सकता है। तो बहुत सारे एआई साइंटिस्ट, जेफरी हिंटन वगैरह, ये मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि वो हो सकता है ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म कर दें। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मेरा एक्चुअली एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है। मैं जानता हूँ। 7 साल फिलॉसफी ही, फिलोसॉफिकल इश्यूज पर ही सोच विचार किया। पीएचडी छोड़ के? नहीं, उससे पहले, पीएचडी से पहले, और फिर पीएचडी के दौरान जब मैं प्रिंसटन में था, तो मैंने इस पर फिर बहुत साल बाद अपना
फिलोसोफर्स टोपी ओढ़ के और इस पर सोचने चश्मे की से देखना कोशिश शुरू किया। करी कि भाई ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस करना क्या चाहेगा। तो मुझे ये समझ में आया ब्रॉडली कि अगर किसी इंसान से पूछें आप कि तुम क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो बोलेगा कि मैं सबसे बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा वकील बनना चाहता हूँ, इतना सबसे बड़े पैसे वाला बनना चाहता हूँ। तो ये सारे जो डिज़ायर्स होते हैं ये आपके इमोशंस से आते हैं। तो ह्यूमंस जो हैं मेनली अपने इमोशंस से ड्रिवन होते हैं। लेकिन इमोशंस जो हैं वो ह्यूमंस में आए कैसे? वो आए ऐसे कि हम लोग पहले तो बायोलॉजिकल क्रीचर्स हैं, और दूसरी बात हम लोगों का एक पर्टिकुलर पाथ ऑफ एवोल्यूशन हुआ है जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। तो इस तरह के इमोशंस हमारे दिमाग में सर्वाइवल की वजह से आ गए, और ये इमोशंस जो हैं इसमें ज़्यादातर नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे पावर, हेट, जेलसी, एनवी, ग्रीड, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं। पॉजिटिव इमोशंस हैं लव, कंपैशन, एम्पैथी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पावर पॉलिटिक्स में जो लोग पावर में आते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव इमोशन से ड्रिवन होते हैं। मोदी, ट्रंप जैसे लोग वो नेगेटिव इमोशन से ड्रिवन होते हैं, पावर, ग्रीड, डोमिनेंस। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें तो उसमें कोई इमोशंस नहीं होंगे, क्योंकि ना तो वो बायोलॉजिकल है ना उसका ये पाथ ऑफ एवोल्यूशन है जो ह्यूमंस का हुआ। वो तो एक डिजिटल इंटेलिजेंस है, और वो सुपर इंटेलिजेंस भी अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाकर बनेगा। तो उस एक तरह से वो प्योर इंटेलिजेंस है ना। सवाल ये है कि प्योर इंटेलिजेंस से अगर आप ये पूछें कि तुम क्या करना चाहते हो, तब वो क्या चाहेगा, ये सवाल है। मैंने इस पर काफी सोचा तो मुझे एक चीज समझ में आई। हाँ, विकसित तो सब होना चाहेंगे, लेकिन उसका कोई एक पैरामीटर होना चाहिए। एक तो कोई इंटेलिजेंस, हर एक इंटेलिजेंस का एक मोटिव होता है सर्वाइवल। जब तक आप सर्वाइव नहीं करेंगे तब तक आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरा, ह्यूमंस में एक क्वालिटी है जो कि इमोशन से ड्रिवन नहीं होती, सिर्फ इंटेलिजेंस से ड्रिवन होती है, वो है क्यूरियोसिटी। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों काम करता है, या आप ये समझना चाहते हैं कि भाई दुनिया के अल्टीमेट लॉज ऑफ फिजिक्स क्या हैं, किन लॉज के आधार पर ये दुनिया चलती है, या आप ये समझना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, तो ये क्यूरियोसिटी से ज़्यादा ड्रिवन है और ये इंटेलिजेंस से ड्रिवन है। तो एक क्वालिटी जो कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में होगी वो क्यूरियोसिटी होगी। वो भी समझना चाहेंगे कि भाई ये क्या है, क्यों है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या आंसर है। तो उसको अगर उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं तो उसके लिए भी एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पर जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है बहुत ही अनस्टेबल है। तो इसलिए वो हमारे सोसाइटी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, मेरा ये मानना है। और स्टेबलाइज करने के लिए उसको इस तरह के लोगों को जो नेगेटिव इमोशन से ड्रिवन है ज़्यादातर, उनको पावर से हटाना पड़ेगा। और जो लोग, और फिर उसके बाद वो ह्यूमंस को छोड़ सकते हैं कि भाई ठीक है, तुम लोग को जैसे अपना सोसाइटी चलानी हो चलाओ, हम लोग को जो करना होगा हम करेंगे। ये मेटा रूल्स हैं कि भाई तुम लोग कार्बन एमिशन नहीं कर सकते, तो तुम ये पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलाओगे वगैरह वगैरह, इस तरह के कोई रूल्स वो सेट करेंगे। बाकी तो हम लोगों को छोड़ देंगे, मतलब। और इस तरह के लोगों को तो पावर से हटाना पड़ेगा। अगर इनको पावर से नहीं हटाया गया तो फिर तो हमारी सोसाइटी अनस्टेबल ही रहेगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा ह्यूमैनिटी के लिए, कम से कम हमारे जैसे लोगों के लिए। ऑफ कोर्स जो लोग आज
नेगेटिव इमोशन से ड्रिवन हैं, जो सत्ता में हैं, उनके लिए तो खतरनाक होगा। बिल्कुल। वो लोग इससे घबराएंगे। ओके सर, यानी कि ये जो जॉब्स को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के जो डर फैला है, नहीं, वो AI तो के आने जॉब्स से। तो जाएंगे, लेकिन जॉब्स जाने के बाद अगर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस पावर में आती है तो फिर वो सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम देगी। उतनी इनकम सबको मिलेगी जो सबके कंफर्ट के लिए काफ़ी हो। उस पैसे से आप अपने सब कंफर्ट्स खरीद सकते हैं। चाहे आपकी कोई नौकरी ना हो, नौकरी तो सब खत्म होने वाली हैं। 90% जॉब्स जो हैं अगले 4 साल के अंदर खत्म होने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ओके सर, ठीक है। अब मैं आपके पुराने सवाल पे आता हूँ जिसमें आपने पीएम केयर फंड का भी जिक्र किया था। तो महामारी के दौरान ये पीएम केयर फंड बना और इसमें हज़ारों करोड़ रुपए जमा हुए, जिनमें कर्मचारियों के वेतन तक काट के जमा किए गए थे, जहाँ तक आपको याद होगा। PSUs के बहुत पैसे। हाँ, और RTI के दायरे से इसको बाहर भी कर दिया गया, यानी कि जवाबदेही नहीं दी जा सकती। इस तरह प्रधानमंत्री के नाम से चलने वाला कोई भी सरकारी फंड या फिर गवर्नमेंट का सिंबल इस्तेमाल करके बनाया हुआ कोई भी PSU से चंदा लेने वाला कोई भी फंड, आपके हिसाब से ये क्या है? क्या ये एक और स्कैम है? बिल्कुल, पूरा स्कैम है, पूरा स्कैम है। अगर कोई ये कहता है कि भाई ये फंड कहाँ हम खर्च कर रहे हैं वो हम जनता को देखने ही नहीं देंगे, आप पैसा सब जनता से ले रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आपने पैसा ले लिया, आपने लोगों के वेतन, सरकारी नौकरशाहों के वेतन उसमें जमा करवा दिए, या आपने और कॉरपोरेट से भी उसमें पैसा ले लिया, और फिर आप, और क्लियरली सरकार ने बनाया है, आप उसका नाम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई PM केयर्स फंड, और फिर आप कह रहे हैं कि किसी को ये हम नहीं बताएंगे कि उसका पैसा कहाँ गया। 10,000 करोड़ उसमें है, 50,000 करोड़ हो सकता है। आप कह रहे हैं कि किसी को हम नहीं बताएंगे पैसा कैसे खर्च किया गया। और ये तो निकल कर आया था कि आपने वो एक गुजरात की बोगस कंपनी जो वेंटिलेटर्स बना रही थी उसको पैसे दे दिए, एकदम बोगस फ्रॉडुलेंट वेंटिलेटर्स, उसमें आपने करोड़ों रुपए बांट दिए। तो आप अपने दोस्तों को इस फंड से पैसे देते जा रहे हैं, उसका तो यही मायने निकलना चाहिए कि भाई उनके दोस्तों को पैसा दिया जा रहा है या प्रधानमंत्री के ऐश और आराम के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल पब्लिक फंड है। उसकी नॉट ओनली पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका पूरा CAG ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये हमारा प्राइवेट फंड है। क्योंकि ये इतना छिपा रहे हैं तो इससे ये शंका होती है, जैसे एप्स्टीन फाइल इतनी छिपाई गई कि ये शंका हुई, और जब थोड़ा बहुत बाहर निकला तो यही निकला कि जितने बड़े बड़े लोग थे, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो सब उसमें इन्वॉल्व थे। तो अगर आप छुपा रहे हैं तो उस पर यही मायने निकालना चाहिए कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के ऐशो आराम के लिए वो पैसा खर्च किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का नाम भी तो है इस फाइल में। हाँ, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, उनका नाम बहुत बार आता है। अनिल अंबानी एप्स्टीन से बात कर रहे थे मोदी के ट्रिप को अरेंज करने की, हरदीप पुरी भी बात कर रहे थे। तो देयरफॉर अब मोदी ने उसमें क्या किया एप्स्टीन के संग, क्या नहीं किया, ये तो ठीक पता नहीं है, लेकिन उनका नाम तो बहुत बार आ रहा है। और अनिल अंबानी ऐसा घटिया आदमी जो कि एप्स्टीन के साथ लड़कियों की छेड़छाड़ में भी ऐसा लगता है इन्वॉल्व था, और जिसने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का देश का पैसा गबन कर लिया हो, जिसको मोदी अपने साथ घुमा रहे थे, जिसको एप्स्टीन कहता था ये मोदी का आदमी है। 2017 में जो उसकी ईमेल वगैरह हुए हैं तो उसमें वो यही कह रहा है कि मोदी का आदमी है। और फिर अनिल अंबानी से कह रहा है कि भाई तुमने बड़ा अच्छा किया, प्रधानमंत्री को इजराइल भेज दिया, वहाँ पर उन्होंने ट्रंप के लिए इजराइल में नाचा और गाया, और इट वर्कड। व्हाट वर्कड ये क्लियर नहीं है। ये तो अभी जब और बहुत सारी फाइलें अभी दबी हुई हैं, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी फोटोज दबी हुई हैं, जब वो बाहर निकलेंगी तब पता लगेगा कि प्रधानमंत्री का क्या इन्वॉल्वमेंट था। पर जिस तरह से वो डरे हुए हैं
जिस तरह से बिल्कुल ट्रंप के सामने और अब नेतन्याहू के सामने नतमस्तक हो गए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कुछ ज़रूर है जिसके आधार पर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप भी कह रहा है कि मैं चाहूँ तो मोदी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर सकता हूँ। यानी कि उसके पास कुछ ऐसे राज हैं मोदी के जिससे वो उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर सकते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी तो खैर खुल के बोलते हैं कि भाई ये चाइना भी अय्याशी के लिए जाते थे और पता नहीं क्या क्या राज किस किस के पास हैं। क्या सर सत्ता पे काबिज रहने के लिए आप देश का नागरिकों का सौदा कर सकते हैं? कर तो बिल्कुल भी नहीं सकते। ये तो सबसे बड़ा देशद्रोह है जो मोदी ने किया है कि बिल्कुल ट्रंप के सामने नतमस्तक होके देश को बेच दिया, देश के किसानों को बेच दिया, देश की पूरी इकोनॉमी को गिरवी रख दिया ट्रंप के सामने। ट्रंप के सामने तो बस वो हाथ जोड़कर यूं नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। ट्रंप खुद कितना भी इनको गाली देता रहे, कुछ भी कह दे, कम से कम 30 बार कह चुका है कि मैंने मोदी से कह के वो पाकिस्तान इंडिया की वॉर रुकवाई। इनकी हिम्मत नहीं है कि एक चूं भी कर दें ट्रंप के सामने, चूं भी कर दें। जैसे इनकी हिम्मत नहीं है कि चूं भी कर दें चीन के सामने। यही बात जनरल नरवाने की किताब से निकलती है। मतलब चीन और ट्रंप के सामने तो बिल्कुल नतमस्तक हैं, चूं करने की भी हिम्मत नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के संसद में आने से डर कैसे हो सकता है? कोई कैसे कह सकता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, वो सदन में आएंगे तो कोई अटैक कर देगा उन पे? खुद के सांसद अटैक कहते हैं कि महिला सांसद जो है कांग्रेस की उनको काट लेंगी। मतलब कमाल है कि दांत से उनको काट लेंगी। इतना डर उनको कि मतलब तो बिल्कुल इमेजिनेशन के बाहर है। पर ऐसा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बाहर सब लोग हंसते हैं इनके ऊपर, देश में भी सब लोग हंसते हैं। बस तो ये गोदी मीडिया वाले हैं जो एंकर्स वगैरह, ये इनकी जय जयकार करते हैं। बाकी तो पूरी दुनिया हंस रही है कि ऐसा आदमी कैसे प्रधानमंत्री हो सकता है किसी भी देश का, मतलब हिंदुस्तान का तो छोड़िए, किसी भी देश का, जिसका सारा इंटरेस्ट बस इसी में हो कि कपड़े बदल बदल के अपनी फोटो खिंचवाओ, जबरदस्ती लोगों को पकड़ लो, उनको जप्फी डाल लो, बस दिखाने के लिए, जो सिर्फ दिखावा करता है। राहुल गांधी पर क्या विचार है सर? आपको तो उनके परिवार का, खासकर कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है ना? आपके पिता को भी, लेकिन माना जाता था कई चीज करी कांग्रेस के खिलाफ। पहले तो मेरे पिताजी ने वो केस ही किया, वो मिसेस गांधी के खिलाफ इलेक्शन केस। उसके बाद मैंने बोफोर्स पर एक किताब लिखी राजीव गांधी के खिलाफ। उसके बाद हम लोगों ने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया कांग्रेस सरकार के खिलाफ। मैंने वो 2G में भी हुआ, 122 कंपनियों का कोलगेट वाले में भी कई सारे केसेस किए कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आज मेरा यह मानना है कि मोदी ने और भाजपा ने जो इस देश का बेड़ा गर्क किया है, जितना नुकसान इस देश को पहुंचाया है, उसके सामने कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था वो बहुत छोटा दिखाई देने लगता। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी को मैं एक ईमानदार आदमी मानता हूँ, सोनिया गांधी को भी मैं ईमानदार मानता हूँ, और राहुल गांधी को बहुत दमदार और हौसले वाला आदमी समझता हूँ। तो आप यही कारण था कि आप भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ हाथों में हाथे डाल कर चल रहे थे? हाँ, मैं देखने गया था कि भारत जोड़ो यात्रा कैसी हो रही है, और वहाँ पर राहुल गांधी से मिलने का मौका भी मिला और उनसे थोड़ी बात करने का भी मौका मिला। और मैं तब तक ये बात समझ गया था कि राहुल गांधी एक अच्छा इंसान है, जो कि देश की भलाई चाहता है, जो ईमानदार है और जो हौसले वाला है, जो इतना डरता नहीं है।
ये मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत अच्छी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी बहुत लोग उसमें भ्रष्ट हैं, बहुत लोग बिल्कुल नाकाबिल हैं, बेकार हैं। लेकिन राहुल गांधी के बारे में मेरी एक अच्छी व्यू है। अब तो राहुल गांधी आपके लिए एक विकल्प हैं या कम बुरे नेतृत्व वाले नेता हो सकते हैं? नहीं, आज के माहौल में तो विकल्प भी हैं और डेफिनेटली मोदी से तो कई गुने अच्छे हैं, विकल्प भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी के सत्ता में आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन ऑन द होल वो ठीक आदमी हैं और इन लोगों से तो बहुत बेहतर। ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की बात करते हैं सर, आप आर्किटेक्ट थे उसके आर्किटेक्ट मतलब वन ऑफ द आर्किटेक्ट। या ट्रू। और आपने जो आंदोलन, आप लोगों के सामूहिक आंदोलन जो था, उससे यूपीए जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, वो सरकार से बाहर निकल गई सर। आपने फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन रखा मिलकर, जिसमें आपके पिता ने 1 करोड़ रुपए का अमाउंट तक दिया। 2 करोड़ दिए। 2 करोड़ दिया, कई जगह पे 1 करोड़ लिखा हुआ है सर। 1 करोड़ शुरू में, फिर 1 करोड़ और। ठीक है, लेकिन बाद में आप आम आदमी पार्टी से भी निकल जाते हैं, और जब आज इन 10-12 सालों के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट ही पूरी तरीके से गलत था जिसका हिस्सा आप लोग रहे, और आप लोगों से गलती हुई? नहीं, मूवमेंट गलत नहीं था, लेकिन हम लोगों ने ये गलती करी, कम से कम मैंने, कि मैंने ये नहीं क्लोजली देखा कि इसको पीछे से भाजपा और आरएसएस सपोर्ट कर रहे हैं और वो इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसको चलाने से ये लोग सत्ता में आ जाएंगे और ये लोग तो देश का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देंगे, ये तो बिल्कुल चूल्हे में देश को झोंक देंगे। तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार बहुत था उन दिनों, और एक हम लोगों को भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की ज़रूरत थी, लोकपाल की ज़रूरत थी, जो कि स्वतंत्र हो सरकार से। लोकपाल का कानून बनाया गया, लेकिन बिल्कुल उस तरह से नहीं बनाया गया जैसा हम लोग चाहते थे। तो लोकपाल की जैसे चयन समिति में सरकार का पलड़ा फिर भी भारी रहा, तो जिसकी वजह से फिर बाद में इन्होंने जो लोकपाल अपॉइंट करे, वो बीजेपी के समय में सब सरकारी लोगों को अपॉइंट कर दिया जो सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे ही नहीं, जबकि उसको सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करनी है। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि वो मूवमेंट गलत था, वो मूवमेंट तो ठीक था। एक एंटी करप्शन मूवमेंट की ज़रूरत थी, एक लोकपाल की ज़रूरत थी इस देश को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये जो फ़ायदा इन्होंने उठा लिया भाजपा और आरएसएस ने, जिसकी वजह से ये लोग सत्ता में आ गए, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ। प्रशांत सर, आपने योगेंद्र जी ने बहुत बार इस बात को स्पष्ट कहा है कि आप लोग क्यों हटे। करीब 2.5 साल पहले मैं योगेंद्र जी के साथ एक लंबी बातचीत में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की थी। मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में फिर आप उस पॉलिटिकल पार्टी को जब फॉर्म किए तो उसमें देख क्या रहे थे, और ऐसी क्या चीज़ें हुई जिस वजह से आपको लगता था कि आपका जो विजन था एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का, क्योंकि आप कभी चुनाव लड़े नहीं, लेकिन आप पहली बार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, आपके पिताजी जनता दल के साथ बीजेपी में भी रहे, करीब 6 साल तक वो बीजेपी में रहे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ गलती हुई सर? नहीं, देखिए, पार्टी बनाने में भी कोई गलती नहीं थी, मूवमेंट चलाने में भी कोई गलती नहीं थी, पार्टी बनाने में भी कोई गलती नहीं थी। एक हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी जो कि बिल्कुल फ़र्क तरीके से पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करती हो, जिसमें पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, इंटरनल डेमोक्रेसी हो, जो अपने जो नीतियां हैं वो सारे एक्सपर्ट से सोच पूछ कर उनकी राय लेकर तब बनाए, वगैरह वगैरह। हम लोग ने भी कोशिश यही करी थी कि उस तरह की पार्टी बने, लेकिन बाद में ये देखा कि भाई अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ सत्ता ही चाहता था कि जल्दी से सत्ता मिल जाए और उसके आधार पर वो
बस एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर, नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी बनाकर सत्ता में आना चाहता था। आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई थी केजरीवाल से? काफ़ी साल पहले, मतलब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के कम से कम 5 साल पहले। 5 साल से मैं उनको थोड़ा थोड़ा जानता था। यानी कि नियर अबाउट 2007। हाँ, 2007 में ही उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, आई थिंक। हाँ, करीब करीब तब से। तो तब से कभी ऐसा फील नहीं हुआ बातचीत के क्रम में कि ये आदमी कहाँ जा सकता है? हाँ, मैं इतना सस्पिशियस नहीं था, मैं इतना क्लोजली क्योंकि वकील है आप, तो हाँ, वकील आप तो लोगों का है। नजरिया एक अलग होता है आदमी को देखने लेकिन का। मैं उस तरह से सस्पिशियस नेचर का नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने उनको बहुत क्लोजली देखने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अगर क्लोजली देखता तो शायद ये बात बहुत पहले समझ में आ जाती कि उसका रियल कैरेक्टर क्या था। पार्टी को उसने, अरविंद ने पहले तो इंटरनल लोकपाल हटा दिया, सारी पारदर्शिता हटा दी, हम लोग अपने अकाउंट सब वेबसाइट पर डालते थे वो सब हटा दिया। हम लोगों ने 33 एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए थे 33 इश्यूज़ पर, कि हम लोग को उन इश्यूज़ पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए उस पर राय देने की। उन सब ने मेहनत करके 3-4 महीने लगाकर अपनी अपनी रिपोर्ट दी, राय दी। हम लोगों को अपनी पार्टी में तय करना था एग्जीक्यूटिव कमेटी में कि भाई हमारी पार्टी की क्या पॉलिसीज़ होंगी। उस समय अरविंद कहता है कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है, तो जब कोई इशू आएगा उस समय हम देखेंगे कि हमको क्या पॉलिटिकल फ़ायदा या नुकसान क्या पोजीशन लेने से होगा, उस तरह से हम पोजीशन लेंगे। तो वो तो बिल्कुल एकदम पॉलिटिकल एनिमल बन गया था, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से उसका अब कोई लेना देना नहीं था। वो उसको जो चीज़ लगे कि भाई इससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा मिल सकता है तो उसको कर लो। आप लोगों का आम आदमी पार्टी पर कोई कंट्रोल था शुरुआती इनिशियल डेज में? हाँ, बहुत कुछ था। एक समय ऐसा भी आया था जब इसी बेसमेंट में मीटिंग हुई थी, जब हमारी वर्किंग कमेटी की, जिस समय मेजॉरिटी लोग उसको कन्वीनर से निकालने के फेवर में थे। लेकिन उस समय वो रोने लगा यहाँ पर, और फिर थोड़े लोगों ने सोचा कि भाई अभी बने रहने दो, तो उस समय उसको हम हटा सकते थे एज कन्वीनर। गलती हो गई आप लोगों से? हाँ, हमें तो लगता है गलती हो गई, लेकिन एक दूसरी बात भी है। और ये गलती मानने वाले कौन कौन लोग हैं? कि दूसरी बात भी है कि अरविंद जो था ना, अरविंद में कई क्वालिटीज़ हैं। बहुत डायनामिक है, बहुत पॉलिटिकली होशियार है, शातिर है। तो पार्टी को एक तरह से आगे बढ़ाने वाला भी वो था और गिराने वाला भी वो था। तो उसके बगैर अगर हम उसको हटा देते एज कन्वीनर, तो हमको पता नहीं कि पार्टी कितना आगे बढ़ पाती, कितना आगे चलती, क्योंकि उसका दिमाग बड़ा शातिर था, पॉलिटिकली शातिर। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको अगर हम हटा ही देते तो हमारी पार्टी ठीक डायरेक्शन में चलती। ठीक डायरेक्शन में तो चलती, लेकिन कितना आगे जा पाती ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है सर, एक और बात, मैं इस प्रशांत से बिहार के प्रशांत किशोर पे जाना चाह रहा हूँ सर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हिंदुत्व, नेशनलिज्म और वेलफेयर पॉलिटिक्स तीनों पर हमला करना जरूरी है। सिर्फ मोदी ओपोजिशन काम नहीं चलेगा, उससे काम बहुत बनने वाला नहीं है। आपके अनुसार काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए सर? नहीं, एक चीज़ तो मैं बहुत दिन से कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे हम लोगों ने लोकपाल और भ्रष्टाचार को इशू बनाया, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट को इस समय इशू बनाया जा सकता है, जिस पर एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। अगर कुछ बड़े केपेबल होशियार पीपल्स मूवमेंट्स के, सिविल सोसाइटी के लोग और पॉलिटिकल पार्टीज भी मिलकर ऐसा एम्प्लॉयमेंट पर मूवमेंट चलाएं, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है, जिससे कि बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। और मूवमेंट 4 इश्यूज पर हो। एक तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बने, जैसे हमने बोला था लोकपाल का कानून बने। ठीक है, तो उस कानून का ढांचा हम लोग लेकर जाएं कि देखिए ऐसा कानून बन सकता है
जो कि एक तरह से नरेगा का एक एक्सपेंडेड वर्जन होगा। नरेगा में तो ये था कि हर साल एक रूरल फैमिली में से एक जने को मिनिमम वेजेस पर 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, गारंटीड थी पहले जो नरेगा था, जो भी चेंज हो गया। अब तो उसमें गारंटी हटा दी है। तो उसको एक्सपैंड करके आप ये बोल देते कि रूरल एंड अर्बन सारे एडल्ट्स को 100 दिन का नहीं, पूरे साल का एम्प्लॉयमेंट मिनिमम वेजेस पर दिया जाएगा, और नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा उसका आधा। क्या पर यह पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है और होना ही पड़ेगा। जैसे एआई से सारे जॉब्स जाने वाले हैं, तो ये तो लाना ही पड़ेगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी इसको आप कह सकते हैं। दूसरी बात कि जो सरकारी रिक्त पद पड़े हुए हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, वो भरे जाएं, ईमानदारी से भरे जाएं। तीसरी बात, जो ये कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, परमानेंट जॉब्स का भी, टीचर्स का, दूसरे लोगों का, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट पर देना बंद कर दीजिए, रेगुलर जॉब्स दीजिए। और चौथी बात, जो अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर का, वो बंद हो। 2 तरह के सेक्टर्स हैं जिसमें अब प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। पहला तो मोनोपोली सेक्टर्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज टाइप के जो मोनोपोलीज हैं, आप प्राइवेट मोनोपोली नहीं बना सकते। मोनोपोलीज तो सरकार के ही कंट्रोल में होनी चाहिए। दूसरी बात, जो सेक्टर्स में आपको सोशल वेलफेयर के लिए सब्सिडीज देनी होती हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, उसमें प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। स्कूल्स प्राइवेट हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स प्राइवेट हो सकते हैं, लेकिन उसका मेन काम सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर बेसिक एजुकेशन बहुत कम पैसों में या फ्री प्रोवाइड करनी है, जो कि करने की ज़रूरत है, आपको अगर फ्री हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तो वो सरकार ही कर सकती है। आपको अगर छोटे किसानों को, रेडी पटरी वालों को लोन देने की ज़रूरत है, तो वो सरकार ही दे सकती है। इसलिए इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, उसमें कमांडिंग हाइट्स गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और जितना प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, अब आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि सरकार को अपना दायित्व निभाने के लिए और बढ़ चढ़ कर उन सेक्टर्स में आना चाहिए। पर सरकार इसमें कुछ खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है। मुझे प्राइवेटाइजेशन से याद आया कि 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने भी तेल कंपनियां जैसे कि HPCL और BPCL का प्राइवेटाइजेशन करने का तय किया था, तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। जब आप ने PIL दायर करके कहा कि संसद की ओर से तय किए गए जितने भी हमारे देश के बिजनेसेस हैं या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जिनमें कानूनन पब्लिक सेक्टर में रखने का तय किया गया है, उसको सरकार नहीं कर सकती, संसद के भीतर ही आना चाहिए। ताकि सबको इस पे अपने विचार रख सके। तो क्या लगता है कि अभी वो विचार हो रहा है या बस बांट दिया जा रहा है? नहीं, अभी तो बिल्कुल अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये लोग जाना चाहते हैं, तो सब कुछ बेचना चाहते हैं। रेलवे की ज़मीन बेच रहे हैं, अब आर्मी की भी ज़मीन बेचेंगे, सब जगह ज़मीन बेचने का काम। मतलब मेन इनको ये है कि जो रियल एसेट्स हैं वो धड़ाधड़ बेचो, प्राइवेटाइज करो। तो उस समय रुक गया था सर, आज क्यों नहीं रुक रहा है? नहीं, आज उस समय कोर्ट्स की भी हालत फ़र्क थी, आज तो कोर्ट्स की भी हालत वो नहीं है जो पहले थी। पहले तो पब्लिक मूवमेंट, बाहर डेमोन्स्ट्रेशंस, एजिटेशंस वगैरह हो सकते थे। आज तो सरकार सब रोक रही है। अभी ये कांग्रेस वालों को ही, यूथ कांग्रेस वालों को जस्ट बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो ठीक है, वन कैन हैव टू व्यूज कि ऐसा प्रोटेस्ट एआई समिट में करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि नहीं करना चाहिए था। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई विश्व नहीं पटल करना पे चाहिए, लेकिन कोई कानूनी जुर्म थोड़ी है। आपने उनको जेल में डाल दिया। जो वो उसके सेंगर के मामले में जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी पकड़ के आप उठा कर ले गए। जो एयर क्वालिटी के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे थोड़े से लोग वहाँ इंडिया गेट में, उनको भी आप पकड़ के
उठाकर ले गए। तो आज तो प्रोटेस्ट वगैरह होने ही नहीं दिया जा रहा। मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था कांग्रेस के दौर में, तब बीजेपी ने कपड़ा फाड़ प्रदर्शन किया था। हाँ हाँ, मतलब इसके तो कितने ही उदाहरण होंगे। ये कहना कि भाई आप ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको एक कानूनी जुर्म बनाना, उनको अरेस्ट कर लेना, पुलिस हिरासत में रखना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सर 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा सुंदर दृश्य दिखा जब वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीजेआई की बेंच के सामने उस मामले की बहस की जिसको लेकर के आप लगातार लड़ रहे हैं, SIR। आप दोनों ने कोर्ट में डेटा रखा कि बंगाल और बिहार में करीब 65 लाख वोटर्स को मतलब बहुत गलत तरीके से उनका वोट काट दिया गया। अपारदर्शी एल्गोरिदम की बात हुई थी। इस पर आप क्या विचार रखेंगे? और मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले एक क्लिक में लाखों वोटर्स, खासकर गरीब और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोगों को हटा सकता है, तो क्या पूरी इलेक्शन प्रोसेस की ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल बहुत गलत तरीके से SIR किया जा रहा है। पहली बात तो ये कहना कि भाई आप लोग फॉर्म भरिए तभी आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा, यही गलत है। बहुत सारे लोग नहीं भर पाते फॉर्म, कुछ बाहर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये हैं वो, उनका नाम आपने बाहर कर दिया। फिर आप कहते हैं कि तुम फॉर्म 6 भरो जो कि न्यू वोटर्स का है, तब तुम्हारा नाम वापस आएगा। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा जो जिनके नाम हैं उनके नाम हटाने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं तो वो हम लेंगे, लेकिन आप किसी को पब्लिक नहीं करते। तो जनता को नहीं पता होता कि भाई पहले तो ये लोग ड्राफ्ट रोल भी बाहर नहीं कर रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया। अब कह रहे हैं कि हम मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे क्योंकि मशीन रीडेबल फॉर्म से प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। अरे मशीन रीडेबल फॉर्म में से तो सर्चेबल बन जाएगी ना। आपने एक नाम डाला, आप सर्च कर सकते हैं पूरी लिस्ट को, उससे प्राइवेसी से क्या मतलब? आप पूरी लिस्ट दे रहे हैं, उसको आप सर्चेबल बना रहे हैं, दैट्स ऑल। सही बात है। सो लेकिन वो ये चाहते हैं कि कोई पारदर्शिता ना रहे, तो लोगों को कुछ ना पता लगे कि किन के नाम काटे गए हैं, किन के नाम जोड़े गए हैं, किन के एप्लीकेशंस आई हैं नाम जोड़ने की, किन की एप्लीकेशंस आई हैं नाम काटने की, ये सब कुछ ना पता लगे। और ये भी अब बहुत सारी न्यूज़ आ चुकी है कि सेंट्रल CEC से माइक्रो ऑब्जर्वर्स तो खैर वहाँ भेजे गए हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन इंस्ट्रक्शंस भी सीधे आते हैं कि भाई इनके नाम पर ऑब्जेक्शंस भेज दो, इनके नाम हटा दो। अब वो लोकल जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट इनके कब्जे में नहीं है वहाँ तो वो कई बार नहीं मानते इनके जो डायरेक्शंस हैं। लेकिन जहाँ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे गुजरात है, गुजरात में इन्होंने 1 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए। मनमानी हो जा रही है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पर बिल्कुल मनमानी हो रही है। पर सर क्या सुप्रीम कोर्ट फोरेंसिक ऑडिट नहीं करा सकता? करा सकता है, कराना भी चाहिए। तो क्यों नहीं और करा रहा है? खासकर जो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिवील किया कि भाई 200 लोग, 200 एक ही जने का नाम 200 जगह है, 200 जगह पे है। तो ब्राजील की कोई मॉडल ऑडिट होनी इंडिया चाहिए। में हाँ, आके वोट दे रही है, होनी चाहिए। लेकिन अब क्यों नहीं कह रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं कह रहे, पर नहीं कह रहे। नहीं, लेकिन जब मामला अगर लोकतंत्र से जुड़ा हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा सही तरीके से तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना सर। मुश्किल हो ही रहा है, मुश्किल हो ही रहा है। ये तो सब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल पार्टिजन है, बिल्कुल सरकार के कब्जे में हो गया है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन कमीशन को इतना तवज्जो दे रहा है, उनको मनमानी करने दे रहा है। और जो एक हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, जो कानून जिससे इलेक्शन कमीशन इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आया कि भाई सिलेक्शन कमेटी सरकार के कब्जे में नहीं हो सकती, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे। इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा के कानून बना दिया, चीफ जस्टिस को हटा के सेंट्रल मिनिस्टर को रख लिया, एक और सेंट्रल मिनिस्टर रख लिया। तो अब मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी
राहुल गांधी डिसेंट नोट्स लिखते रहे, उसको कूड़े में डाल दिया जाता है, जिसको चाहते हैं वो अपॉइंट कर मतलब ये देते तो वही हैं। हो गया कि एक खिलाड़ी है, उसने अपना रेफरी चुन लिया। हाँ बिल्कुल। तो अब इलेक्शन कमीशन पूरा इनके कब्जे में है। सर, माखौल उड़ाया जा रहा है हम आम नागरिक का। हाँ, एक तरह से बिल्कुल मखौल उड़ाया जा रहा है। इलेक्शन प्रोसेस अब वो नहीं रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग ये नहीं मानते कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन और हमारे चुनाव बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, ये नहीं मानते। तो सर, लोकतंत्र में से अब लोग कहाँ हैं? लोकतंत्र तो बहुत कमज़ोर हो गया है, हिंदुस्तान का बहुत कमज़ोर हो गया है। लोकतंत्र मजबूत होने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि भाई आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके यूट्यूब के वो डिलीट कर दिए जाएंगे सरकार के कहने पर, वगैरह वगैरह। उसी से ही बहुत कमज़ोर हो जाता है। और अगर आप ऐसा माहौल बना दे कि प्रोटेस्ट हो ही नहीं सकते, सरकार के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। अच्छा, भारत के अधिकांश युवा सोचते हैं कि जजों का चयन भी आईएएस के तौर तरीकों से ही होता है, लेकिन हमारी उच्च न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसमें जज कॉलेजियम सिस्टम से बनाए जाते हैं और खुद ही खुद को चुन के जाते हैं अपने पोजीशन के लिए। आपने इस मतलब अपारदर्शी और भाई भतीजावाद के सिस्टम को लेकर के काफ़ी सवाल उठाया है, फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यदि सरकार जज नियुक्ति करना स्वतंत्र नहीं होगा, तो फिर इस देश में सुप्रीम कोर्ट पर आखिर एक आमजन कितना और कब तक भरोसा कर सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, पहले तो सरकार नियुक्त करती थी, तो इन्होंने फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के आधार पर ये पावर अपने हाथ में ले ली जुडिशरी ने कि भाई सीनियर 5 जजेस जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे जजेस को। अब इससे थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ कि थोड़े और इंडिपेंडेंट जजेस अपॉइंट होने लगे, लेकिन जो आर्बिट्ररीनेस और जो भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म वगैरह जो पहले था, वो तो चलता रहा। क्योंकि अब कोलिजियम के जो लोग हैं वो कई बार अपने ही भाई भतीजों को, अपने ही दोस्तों को, अपने ही जानकारों को बना देते हैं। और क्या इसका कारण ये भी हो सकता है, जिसमें आप फेवरेटिज्म वाली बात जब कर रहे थे जजों में भी, कि ये केस उनको दे दो, ये वो साइडोलॉजी के हैं तो पकड़ लेंगे? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में सब जानते हैं कि कौन से जजेस किस टाइप के हैं, कौन जजेस इंडिपेंडेंट हैं, कौन सरकारी हैं, कौन कम्युनल हैं, सब जानते हैं। इसलिए ये भी सब जानते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है जिसमें सरकार का कोई बहुत इच्छा है कि भाई इस तरह से तय हो, उसको किसी पर्टिकुलर बेंच में अगर आप भेज देंगे तो उसका आउटकम सबको पता है। क्या हम जस्टिस बेला त्रिवेदी को जो केस मिला उमर खालिद का, क्या हम उसे एक उदाहरण के तौर पर लेके चल सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्यों इनको बेल नहीं मिल रही है सर? वही बात है, सरकार नहीं चाहती और चीफ जस्टिस पर उनका इन्फ्लुएंस होता है, तो फिर वो वहीं जाते हैं, उन्हीं जजेस के पास वो उस तरह के जो केसेस हैं जो सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। उमर खालिद के पूरे केस को आप कैसे देखते हैं, शर्जिल इमाम, उमर खालिद दोनों के? उमर खालिद के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है, उसके इतने सारे वीडियोस हैं उसकी स्पीचेस के, किसी में भी कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं कह रहा। आप उसको कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, और कॉन्स्पिरेसी भी इस आधार पर कि कोई प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने इनको सुना था ये प्लान करते हुए, उसके आधार पर आप बेल नहीं डिनाई कर। आपने शर्जिल इमाम का वीडियो देखा है? बहुत बार देखा होगा सर आपने। हाँ, देखा उसमें है। गलती नजर आती है? नहीं, थोड़ा सा उसने ज़्यादा बोल दिया, उतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके आधार पर आप उसको बेल डिनाई कर सकें।
ये कैसे तय होगा? अगर कोई कहे कि हम चिकन नेक को काट ही देंगे, तो ये कैसे तय होगा कि वो बड़े अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? नहीं, वो तो ठीक है, कोई लोग बढ़ चढ़ कर कुछ कुछ बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर कह चुका है कि लोग बढ़ चढ़ कर कुछ बोल देते हैं। जब तक कोई वो वायलेंस ना कर रहे हों या वायलेंट एक्ट प्लान ना कर रहे हों, तब तक आप नहीं कह सकते। पर मैं ये समझता हूँ कि चश्मे का हो सकता है फ़र्क, कि वो जो बात जिसने कही वो मुसलमान था, हिंदू नहीं था। हिंदू होता तो शायद एक पल को बच भी सकता था। क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ बिल्कुल, तो इनके कितने सारे हिंदू हैं, ये जो नरसिंहानंद और दुनिया भर के लोग जो कि हर रोज़ इस तरह की बातें कह रहे हैं, वायलेंस प्रीच कर रहे हैं, मारने को कह रहे हैं, उनको खुली छूट दी जा रही है, उनको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। यूएपीए में जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा सर? क्योंकि नए कानून तो बना दिए गए हैं, बीएनएस आ गया है, उसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत सहूलियत मिलेगा, लेकिन कहाँ है सहूलियत? नहीं, ये तो एक स्पेशल कानून है यूएपीए। तो यूएपीए में बेल का प्रोविज़न इन्होंने बहुत ही मुश्किल कर दिया है। ये बोल दिया है कि जब तक कोई जज ये ना कह दे कि इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, तब तक उसको बेल नहीं दी जा सकती। अब ट्रायल शुरू होने से पहले कैसे जज कह दे कि कोई प्रोटेक्टेड विटनेस कह रहा है कि हमने इसको सुना? प्रोटेक्टेड विटनेस का वैसे कोई ज़्यादा उसको वेट नहीं देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून तो खैर बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट को कायदे से स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। जो बेल का प्रोविज़न है आर्टिकल 21 के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है। 2020 में ₹1 का फाइन, वो हमेशा ये देश याद रखेगा, और लॉ के स्टूडेंट तो कम से कम याद रखेंगे ये हमेशा। 2020 में न्यायपालिका पर किए गए आपके 2 ट्वीट इतने भारी पड़ गए कि आप पर अवमानना का केस लगा, और आपने गांधी की बात करते हुए कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं जेल जाना पसंद करूंगा। क्यों किया था सर आपने ये? और आपको क्या लगता है कि अधिकांश लोग, बुद्धिजीवी समाज या वकील, उनकी चुप्पियों के खिलाफ था ये जो भी आपने किया? नहीं, मुझे तो जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली लगती है मैं उसको बोलता हूँ। तो मुझे 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली लग रही थी कि कोविड में सुप्रीम कोर्ट को वर्चुअली शट डाउन कर दिया गया था, बहुत कम केसेस लिए जा रहे थे, वो भी वर्चुअल हियरिंग पर, और वहाँ एक चीफ जस्टिस जिन्होंने ये सब फैसले लिए थे वो अपना 50 लाख की एक भाजपा के आदमी की मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, मास्क भी नहीं पहने हैं। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने वो ट्वीट कर दिया। उसके बाद ये भी मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के वजह से हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में आता जा रहा है और उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इसलिए मैंने ये बोला कि जब इस देश में लोकतंत्र के पतन का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और ख़ासकर पिछले 4 चीफ जस्टिस के रोल को अंडरलाइन किया जाएगा। तो ये मैं फील करता था, तो मैंने लिखा, और जब उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस दिया तो मैंने उसको पूरा जस्टिफाई किया कि क्यों मैंने ये लिखा था, कितनी सारी चीज़ें इन्होंने करी या नहीं करी जिसकी वजह से मैं ये फ़ील करता हूँ, और अगर मैं ये फ़ील करता हूँ तो मेरा ये कहने का पूरा हक है। लोकतंत्र में हर नागरिक का ये कहने का हक है कि न्यायपालिका नहीं वो काम कर रही जो उसको करना चाहिए, और वही मैंने बोला था। एक आखिरी सवाल सर, कितने बरस के हो रहे हैं आप? मैं 69 का हो चुका। तो इस साल आप 70 के हो जाएंगे? हाँ, इस साल 70 के हो जाएंगे। 70 बरस के होने जा रहे हैं सर, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे एक मशवरा चाहता हूँ, एक 20 साल के भारतीय युवा को, कि वो अपने आने वाले भविष्य में इन सरकारों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, फिर वो चाहे किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना आता हो, कितनी ज़रूरत है लड़ने की, बोलने की, फैसले लेने की? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस तरह ये देश पतन की ओर बढ़ रहा है
उसमें अगर लोग खड़े नहीं हुए और इसको रोकने की कोशिश नहीं करी तो सभी बर्बाद होंगे, पूरा देश बर्बाद होगा। ये थोड़ी है कि आप सिर्फ मुसलमानों को ही ख़त्म कर देंगे, मुसलमानों के बाद दूसरों का नंबर आएगा। ये तो पूरे विश्व के इतिहास में है कि अगर आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, और जैसे हिटलर ने जूस का कत्लेआम किया, लेकिन तो फिर पूरे दुनिया का ही कर रहा था। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, जैसा ये लोग चाहते हैं और बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो फिर दूसरों का नंबर भी आएगा, पूरा देश ही पतन की तरफ जा रहा है। तो इसलिए सब लोगों को खड़े होके कुछ तो काम करने की ज़रूरत है। पहली बात तो अपनी आँख और कान खोल कर रखना है, देखना है कि कहाँ पर अन्याय हो रहा है, कहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाएं। उसके बाद अगर कोई संस्था बनाकर ऑर्गेनाइज होकर कुछ और सड़क पर उतर सकें तो वो करें, लेकिन कम से कम आवाज़ तो उठाएं। ये करना तो सभी के लिए ज़रूरी है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अनिल, तुमने ये बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, और जो तुम काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है। तुम रियल इश्यूज़ पर इंटरव्यू करते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर तुम पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम कमाओगे और इस देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे काम करोगे।